पंचवर्षीय योजनाओं के एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज हम पढ़ेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर और 8वीं पंचवर्षीय योजना तक। सारा का सारा जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही सारगर्भित है और पूरा का पूरा टॉपिक हमारा इंडियन इकोनॉमी से चल रहा है और ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है और 3 पार्ट में ऑलरेडी ही पढ़ा चुका हूँ। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत 4 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे पहला 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान से। अब इसकी मुख्य बातें देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य बातें इसमें आती हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1974 से लेकर और 31 मार्च 1978 तक यह पंचवर्षीय योजना चली। वैसे इसको 79 तक जाना था, लेकिन यही पंचवर्षीय योजना है कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, यह केवल 4 वर्ष तक ही चली। अब ये 4 वर्ष तक क्यों चली, इसका डिस्कस अभी इसी के अंतर्गत आने वाला है, उसको बाद में देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था। तो इस पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष था उस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब आता है उपाध्यक्ष। तो उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो उपाध्यक्ष था वो था दुर्गा प्रसाद धर। दुर्गा प्रसाद धर। नेक्स्ट टॉपिक है कि मॉडल, अर्थात जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की विकास रणनीति थी, आर्थिक विकास की रणनीति थी, वो किस मॉडल पे आधारित थी। तो वह थी ए टेक्निकल नोट ऑन अप्रोच टू दी 5th प्लान ऑफ इंडिया 1974 टू 1979। तो यह जो मॉडल बनाया था यह योजना आयोग के ही एक विभाग ने बनाया था और उस विभाग का नाम था दृष्ट नियोजन विभाग। ओके, अगला देखते हैं कि यहाँ पर खर्चा कितना आया, अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना की अनुमानित लागत कितनी लगाई गई थी। तो वह थी 37,250 करोड़ रुपये। आगे लिखा नहीं है करोड़ रुपया, इसलिए इसको पढ़ेंगे आप 37,250 करोड़ रुपये। और अंत में जो खर्च हुआ वो हुआ 39,426 करोड़ रुपया। ओके, विकास का जो लक्ष्य था, अर्थात कितना विकास करना है 5 वर्ष के अंदर, औसत विकास पर ईयर, ठीक है, वो था 4.4%। ये था विकास का लक्ष्य रखा गया। और अंत में देखते हैं कि जब योजना समाप्त कर दी गई तो प्राप्त लक्ष्य रहा 5%, ठीक है, जो कि विकास लक्ष्य से थोड़ा ज्यादा था। अब बात आती है कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मुख्य काम कौन कौन से किए गए, कौन कौन सी बातें इसमें प्रमुख रूप से रही। तो वो देखते हैं कि एक था गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था, क्योंकि भारत एक गरीब देश तब भी था, आज भी है, लेकिन तब की तुलना में आज गरीबी घटी है। तो उस समय इंदिरा गांधी ने, क्योंकि हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, तो 1971 में ही चुनाव लड़ने के दौरान नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। लेकिन उस समय चौथी योजना चल रही थी। तो जब ये 5वां प्लान आया तो उसका जो मुख्य टॉपिक माना गया गरीबी हटाओ, अर्थात जो देश में गरीबी है उसको कम करना है और इसके लिए योजनाएं चलाई गई। अगला आया आर्थिक आत्मनिर्भरता, अर्थात देश को आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है, सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। ओके, और इसी योजना के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट आता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता अर्थात जो गरीब इंसान है इंडिया के अंदर वह भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है भाई, कि भोजन मिलना चाहिए, व्यक्ति के पास कपड़ा होना चाहिए, उसके पास रहने के लिए मकान होना चाहिए, ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। ये शिक्षा उसके पास होना चाहिए,
पानी उसके पास होना चाहिए। ये न्यूनतम आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मुख्य फोकस था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू करना, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यहां पर लागू किया गया। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये योजना चलनी थी 5 साल, लेकिन यह चली केवल 4 साल। कारण क्या था? अब यहां पे देखिए कि 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बन गए आपके मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार बनी, ओके, और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। तो वह नई योजना लेकर आए, क्योंकि इसको चलना था 79 तक, तो उन्होंने इसी योजना को 78 में समाप्त कर दिया। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार ने अर्थात प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया और अपना नया विजन लेके आए, अपना नया प्लान लेके आए। और वो प्लान चलना था उनका 1978 से लेकर और 1983 तक चलना था इसने, ओके। और वह प्लान था अनवरत योजना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रोलिंग प्लान। तो जो ये रोलिंग प्लान था, गुन्नार मिडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसमें यह कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब अनवरत योजना क्या होती है, रोलिंग प्लान क्या होता है कि जैसे पंचवर्ष योजना है तो 5 साल की योजना होती है, लेकिन अनवरत प्लान में क्या होता है, ये इसको हम सतत प्लान भी कह सकते हैं। सतत योजना अर्थात निरंतर चलने वाली योजना। तो इसमें योजना बनती है 1 साल की, योजना बनती है 1 साल की, उसका मूल्यांकन होता है, फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार से यह बन जाती है दीर्घकालीन योजना। ओके, माना कि हमने शिक्षा का लक्ष्य तय कर दिया, प्रथम वर्ष में हमें 5% शिक्षा का विकास करना है। फिर अगले साल देखते हैं, फिर उसी को आगे बढ़ाया कि 5% तो कवर कर लिया, फिर आगे 7% और अगर करते हैं, फिर आगे बढ़ाया, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। ठीक है, किसमें? ये रोलिंग प्लान में। तो यह वार्षिक योजना होती है। ठीक है, 1 वर्ष का प्लान बनता है, फिर उसका क्या होता है, देख रेख के बाद देखते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना सक्सेस हुआ है, फिर उस काम को आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से इसे कहते हैं अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। तो यह छठी योजना के अंतर्गत ही आएगा। किस योजना के अंतर्गत आएगा? यह छठी योजना के अंतर्गत, या जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत ही आएगा। अब बात आती है कि जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ठीक है, तो जब उनकी गवर्नमेंट बनी और वे 1978 से लेकर 1983 तक के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान लेकर आए, तो अध्यक्ष हो गए मोरारजी देसाई और उपाध्यक्ष बना दिया उसमें डीटी लकड़वाला को। डीटी लकड़वाला को। इस प्रकार से भारत में अनवरत योजना शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डीटी लकड़वाला को। ओके, फिर अब देखिए छठवीं पंचवर्ष ने, फिर मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 1980 में पुनः इंदिरा गांधी क्या बन गई, देश की प्रधानमंत्री बन गई। देश की प्रधानमंत्री बन गई और मोरारजी देसाई की छुट्टी हो गई, क्योंकि मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भी आए थे। ठीक है, तो उनकी सरकार गई और पुनः जो इंदिरा गांधी थी वह केंद्र में प्रवेश कर गई, अर्थात उनकी सरकार पुनः केंद्र में बन गई। तो उन्होंने जो इधर रोलिंग प्लान चलना था 1978 से लेकर 83 तक, उसको उन्होंने कर दिया रद्द। ठीक है, और नई योजना, छठी योजना शुरू करने का टाइम डिक्लेयर कर दिया कि 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक छठवीं पंचवर्षीय योजना इन्होंने शुरू कर दी। ओके, क्योंकि इधर ऊपर मोरारजी देसाई तो चले गए थे, उनका रोलिंग प्लान भी चला गया। तो इसी में छठी योजना में रोलिंग प्लान की भी समाप्ति हो गई और वही जो पंचवर्ष योजनाएं पहले चली आ रही थी नेहरू काल से, वही उनकी बेटी ने स्टार्ट कर दिया। अब देखते हैं कि छठवीं पंचवर्ष योजना की अध्यक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो वही अध्यक्ष हो गई। ठीक है, किसकी पंचवर्ष योजनाओं की? यह योजना आयोग की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। उसके बाद देखिए उपाध्यक्ष कौन बनाया गया छठवीं पंचवर्ष योजना का? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी को बनाया गया, जो कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। ओके, एनडी तिवारी को बनाया गया। अब देखते हैं मॉडल कि देश का विकास करना है छठी योजना में, तो मॉडल क्या था? टेक्निकल नोट ऑफ द सिक्स्थ प्लान, टेक्निकल नोट ऑफ द सिक्स्थ प्लान, ये भी योजना आयोग के दृष्ट आयोजन विभाग के द्वारा ही तैयार किया गया था। ओके, अगला देखिए खर्चा कितना होगा भाई? अनुमानित व्यय लगाया गया था 95,500 करोड़ रुपया छठवीं पंचवर्षीय योजना पर खर्च होगा। ओके, लेकिन खर्चा कितना हुआ 5 साल में? वह हुआ 1,09,292 करोड़ रुपया। ओके, अब देखते हैं कि विकास का लक्ष्य कितना परसेंट रखा था कि भाई हम कितने परसेंट की दर से विकास करेंगे। तो विकास का लक्ष्य था कि हमारा औसत जो विकास होगा जीडीपी का वो 5.2% होगा, 5.2% होगा। लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ 5 सालों में? 5.54, जो कि ज़्यादा था। ओके, तो ये तो हमारा विकास लक्ष्य तय किया गया था। औसत विकास लक्ष्य होता है 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल कि पहले साल में 5.2, दूसरे साल में 5.2, तीसरे 5.2, कभी भी ज़्यादा हो सकता, कभी कम हो सकता है, लेकिन औसत रूप से 5 साल के अंदर इसको इतना आ जाना चाहिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थात छठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के विकास के लिए क्या काम किया गया, देश के विकास के लिए कौन कौन से कदम मुख्य रूप से उठाए गए, किन चीज़ों पे सरकार का फोकस था। अब देखते हैं क्या फोकस था। वो था कृषि, क्योंकि एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर हमेशा सरकार के फोकस में रहता है। ओके, अगला था गरीबी निवारण, यानी कि जो गरीब, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या तब गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, तो गरीबी निवारण अर्थात गरीबी का उन्मूलन करना। तो उन्मूलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आगे देखते हैं कि क्या किया जाता है गरीबी उन्मूलन के लिए। आधुनिकीकरण, पहली बार छठी योजना में आधुनिकीकरण पर, मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया गया। सबसे पहले आधुनिकीकरण करना है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहे थे हम गरीबी निवारण के लिए क्या काम किए गए सरकार ने, तो विशेष रूप से अधिकांश जो पॉपुलेशन इंडिया की थी उस समय वो कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। आज भी क्या है, गांव में ही रहती है। तो सरकार ने ग्राम्य विकास के बहुत सारे कार्यक्रम बनाए और उसके द्वारा लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो कौन कौन से कार्यक्रम आगे देखते हैं यहाँ पे। ये आगे रोजगार का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, की गई, जिसे कहते हैं IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के अंदर गांव में चलाए गए। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा है NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाई गई और इसके माध्यम से गांव वासियों को काम दिया गया अपने गांव में ही, चाहे वह क्या करें कि गांव की पगडंडी को बनाए, सड़क को बनाए, ठीक है, इसके द्वारा उनको काम दिया गया है। कोई सामुदायिक भवन बन गया, उसमें काम करें, तो उसके माध्यम से काम दिया गया। अगला देखते हैं, अगली योजना चलाई गई रोजगार के लिए जिससे गरीबी मिटे, ट्राइसेम, ट्राइसेम योजना चलाई गई। तो ट्राइसेम का फुल मीनिंग जो होता है यहाँ पे देखिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बात की गई कि जो युवा हैं 18 से लेकर 35 साल के, उनको प्रशिक्षण देगी गवर्नमेंट, उनको ट्रेनिंग देगी और उसके बाद वह अपना स्वरोजगार खोलेंगे। तो जब स्वरोजगार खोलेंगे, तो जब रोजगार उनके पास होगा तो फिर पैसा उनके पास होगा, तो गरीबी क्या होगी, कम होगी। ये बात इसमें कही गई थी। अगला देखिए, दवा करा की योजना भी चलाई गई, ठीक है, DWACRA, इसका मीनिंग हुआ डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, अर्थात ग्राम्य भारत के अंदर जो महिलाएं थी जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी, उनके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। और इसमें सरकार क्या करती थी कि एक ग्रुप में एक महिला को पैसा नहीं देती थी, ग्रुप बनाइए, ठीक है, और हम आपको पैसा देते हैं, उसके लिए आप कुछ चीज़ें बनाइए, ठीक है, चाहे आप अचार बनाइए उसको बेचना शुरू कर दीजिए, या स्वेटर बनाना शुरू कर दीजिए उसको बेचिए, ठीक है।
तो इस प्रकार के प्रोग्राम इनको दिए गए ऑल इंडिया के अंदर। और उसके बाद एक प्रोग्राम और आता है यहाँ पे RLEGP, इसका मीनिंग हुआ रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जो लैंडलेस थे, जो भूमिहीन लोग थे, ठीक है, उनको रोजगार की गारंटी दी गई। ये प्रोग्राम देश में चलाया गया है कि जो भूमिहीन श्रमिक है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको हम रोजगार देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, गरीबी निवारण के लिए सरकार के द्वारा ग्रामीण भारत के लिए कई योजनाएं चलाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से छठी योजना का मुख्य फोकस हो गया कृषि, गरीबी निवारण और आधुनिकीकरण। हम पहले बता चुके हैं, पहली बार यहाँ पे स्वीकार किया गया कि हम देश का विकास आधुनिक ढंग से करेंगे। आधुनिकीकरण का मीनिंग क्या है कि हर चीज हमारी पास टेक्नोलॉजी जो होगी पुराने के स्थान पर नहीं होगी, ये आधुनिकीकरण होता है। और आधुनिकीकरण में ये नहीं है कि केवल मशीन ये आ जाए तो ये आधुनिकीकरण हो गया, ये कंप्यूटर आ गया, ये ट्रैक्टर आ गया, ऐसा नहीं है। समाज का जो विचार है वो भी बदलना चाहिए। ठीक है, जो हमारी परंपरागत विचार हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनमें भी बदलाव होना चाहिए। यदि उनमें बदलाव हो जाता है तो उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा यहाँ पर छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब छठवीं पंचवर्षीय योजना में एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है मानक व्यक्ति वर्ष। मानक व्यक्ति वर्ष, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड पर्सनल ईयर। अब ये स्टैंडर्ड पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम रोजगार किसे मानेंगे, किस व्यक्ति को हम ये कहेंगे कि यह रोजगार वाला है, इसके पास जॉब है। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई कि जिसको एक साल में 273 दिन काम मिले, 273 दिन काम मिले, और वो भी प्रति 8 घंटे, यानी कि 273 दिन उसको प्रति 8 घंटे का काम मिले, तो मान लिया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति रोजगारपूर्ण है, ऐसे व्यक्ति को रोजगार मिला है। छठवीं योजना के बाद अब आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट कब हुई? वो हुई 1 अप्रैल 1985 से स्टार्ट हुई और 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से इसका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो डेथ हो चुकी थी। ओके, तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वही हमारी पंचवर्षीय योजना, ये योजना आयोग के अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसके उपाध्यक्ष थे और 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। अब लगाइए, कहाँ उपाध्यक्ष थे उस समय और कहाँ 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी रहे। ओके, तो इस प्रकार से खर्चा कितना था सातवीं पंचवर्षीय योजना का? 5 सालों का खर्चा लगाया गया था कि 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च होगा 5 सालों में विभिन्न विकास कार्यों पर। ठीक है, और खर्चा कितना हुआ? वो हुआ 2 लाख, ठीक है, 18,730 करोड़ रुपया खर्च हुआ 5 ईयर प्लान पर, 7th 5 ईयर प्लान पर। आगे चलते हैं कि विकास का वार्षिक लक्ष्य कितना था? वो था 5% की दर से हम क्या करेंगे? विकास करेंगे विभिन्न क्षेत्रों का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक या सेवा क्षेत्र का विकास करेंगे। ओके, और प्राप्त कितना हुआ? वो हुआ 5.8, अर्थात 5 का लक्ष्य था और 0.8 ज़्यादा हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इस योजना को हम एक सफल योजना मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय, मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को क्या करना था देश के विकास के लिए। ये मुख्य उद्देश्य हो गया तीव्र विकास, अर्थात देश का तीव्र आर्थिक विकास करना, कृषि से लेकर उद्योग धंधों से लेकर स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क, परिवहन, दूरसंचार, इन सब का तीव्र गति से विकास करना। देन आधुनिकीकरण, क्योंकि अब आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया कि हमें देश को क्या करना है? परंपरागत तरीके से निकालकर और आधुनिक एज में ले जाना है, मशीनी एज में ले जाना है। ओके, और आत्मनिर्भरता, हर बार बात आ रही है कि आत्मनिर्भरता, क्योंकि जो आत्मनिर्भरता की बात है तो कोई भी देश चंद सालों में, ठीक है, आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकता है।
तो कब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड में बात हुई थी कि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे, और आज यदि हम 2021 की बात करें सितंबर की, तो अभी भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। ओके, लेकिन लक्ष्य ये है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करते रहेंगे, आज नहीं तो कल, देर सवेर कभी न कभी आत्मनिर्भरता प्राप्त हो ही जाएगी। अगला था यहाँ पे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात कही गई। जो देश के गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ओके, उनके साथ क्या करना, न्याय करना है। अब न्याय कैसे करना है, उनको अधिकार देना है, उनको अधिकार देना है हर क्षेत्र में, तब जाके उनके साथ न्याय होगा, उनके प्रति अन्याय न हो, कोई अमीर उनका शोषण ना कर सके। इसलिए हम उनको सोशल जस्टिस देने से बात कर रहे हैं कि हम उनको रोजगार देंगे, हम उनको शिक्षा देंगे, ठीक है, हम उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, या तमाम प्रकार की सुविधाओं की बात इसमें कही गई है। तभी जाके क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय, या देश में रहने वाले लोगों को न्याय की प्राप्ति हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सामान्य रोजगार के स्थान पर, जैसे पहले बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, IRDP का चलाया गया, इसी प्रकार से NREP का चलाया गया, ट्राइसिम का चलाया गया, दवा करा का चलाया गया, तो वो सामान्य रोजगार था, वह एक सामान्य रोजगार था कि आप गांव में कुछ भी काम कर दीजिए, कुछ दिन आपको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात कही गई आर्थिक उत्पादक रोजगार की, कि आप ऐसी चीज का उत्पादन करेंगे, आर्थिक, जिसका महत्व हो, जो उपयोगी हो, जिसका मूल्य हो। तो आर्थिक उत्पादक रोजगार पर फोकस किया गया कि जो वस्तु आप बनाएंगे उसका मूल्य होना चाहिए, वो बिकनी चाहिए, ठीक है, वो उपयोगी होनी चाहिए, ऐसा उत्पादक काम आप करेंगे और इस क्षेत्र में आपको रोजगार हम देंगे, ठीक है। गरीबी निवारण, वही बात हो गई कि जब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जब रोजगार देंगे तो गरीबी अपने आप में क्या होगी, कम होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए, जो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मुख्य ध्येय था, या जो मुख्य फोकस था, वो था रोटी, रोजी और उत्पादकता। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि रोटी, रोजी और उत्पादकता पर फोकस था 7वीं योजना में। फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, इन चीजों पर 7वीं पंचवर्ष योजना का पूरा फोकस था कि रोटी अर्थात सबको भोजन मिलना चाहिए। रोटी के लिए क्या चाहिए, रोजी चाहिए, अर्थात रोजगार चाहिए, वर्क चाहिए। और वर्क करने के साथ जब आप वर्क करेंगे तो उसमें उत्पादकता का गुण होना चाहिए, कि जो वस्तु आप बनाएं तो उसकी वैल्यू हो और वो बिके। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट होना था, ठीक है, 90 के बाद। लेकिन हुआ क्या कि 90 आते आते, या 90 आने आने तक, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बहुत खराब होने का मीनिंग ये है कि बहुत ही खराब हो गई थी। हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वो इतना कम हो गया था चंद्रशेखर के टाइम में, जब प्रधानमंत्री बने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, एक चंद्रशेखर आ जाता है, और उसके बाद यहीं पर हमारा एक प्राइम मिनिस्टर आता है, PV नरसिम्हा राव। तो चंद्रशेखर के टाइम में देश की जो इकोनॉमी थी, इतनी डमाडोल अवस्था में पहुंच चुकी थी कि विदेशी कर्जा देश पर ज्यादा हो गया था। एक बात, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसके द्वारा हमने विदेशों से वस्तुएं खरीदनी है, अमेरिका से वस्तु में कोई खरीदनी है तो वहाँ रुपया नहीं चलेगा, उसको डॉलर चाहिए। यदि हमें खाड़ी के देशों से तेल मंगाना है तो इराक को अपना पैसा चाहिए, उस देश की मुद्रा चाहिए, ईरान को अपने देश की मुद्रा चाहिए। ओके, तो विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था, केवल 15 दिन से कम का विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था आयात करने के लिए वस्तुओं का। ओके, तो इस प्रकार से मुद्रा भंडार खत्म। विदेशों ने क्या करते हैं, ऋण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने देखा इनकी आर्थिक स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है इंडिया की, और हम इनको ऋण देंगे तो क्या ये वापस कर सकता है, नो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं देंगे। ओके, तो फिर भारत को क्या करना पड़ा, अपना सोना विदेशों में, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंक में जमा करना पड़ा, और तब जाके पैसा मिला उन देशों से। ओके, तो इस प्रकार के आर्थिक कंडीशन हमारे
90-91 में पहुंच गई थी, तो इसलिए यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट नहीं किया जा सका। वेरी बैड इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक क्राइसिस इसे कह सकते हैं। आर्थिक संकट आ गया देश के ऊपर, इसलिए 90-91 में और 91-92 के अंदर 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ओके, और इसमें जो फोकस था वो था खाद्यान्न और ऊर्जा पर विशेष बल दिया गया, यानी खाद्यान्नों के उत्पादन और एनर्जी प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना अर्थात 8वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी माली हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद देखते हैं सरकार ने 1 अप्रैल 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की और 31 मार्च 97 तक वह योजना चली। ओके, तब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वह पीवी नरसिम्हा राव बन चुके थे। कौन बन चुके थे? पीवी नरसिम्हा राव बन चुके थे। और उस समय इस पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष बनाया गया वह प्रणब मुखर्जी को बनाया गया, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने भविष्य में, भले आज की डेट में नहीं है। ओके, मॉडल देखते हैं कि किस मॉडल पे 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, अर्थात जॉन डब्ल्यू मूलर का मॉडल यहाँ पर लाया गया कि इसके आधार पर हम देश का विकास करेंगे। अनुमानित व्यय खर्चा कितना था, यहाँ पर देखिए 4,64,000 करोड़ रुपए का व्यय लगाया गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में इतना पैसा खर्च होने वाला है। ओके, वास्तविक खर्चा कितना हुआ? वास्तविक खर्चा देखिए 4,95,670 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इतना लास्ट में 5 साल के अंदर पैसा खर्च हो गया। ओके, विकास का लक्ष्य कितना रखा गया? 5.6, 5.6 का विकास का लक्ष्य रखा गया कि हम 5 साल में औसत रूप से पर ईयर के हिसाब से 5.6 का विकास लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और उसके बाद 8वें नंबर देखा और प्राप्त हुआ 6.7, 6.7, जहां हमने 5.6 का लक्ष्य रखा था और सफलता मिल गई हमको 6.7 की। तो इस प्रकार से ये योजना क्या रही? सफल रही। अगला देखिए, इसमें बात क्या आती है इंपॉर्टेंट कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी की जो नीति थी इसी पंचवर्षीय योजना में आई कि जब भारत ने विदेशियों के लिए अपने द्वार खोल दिए। ठीक है, सरकार का जो प्रतिबंध था विभिन्न फैक्ट्रियों पे, कारखानाओं पे, उनको धीरे धीरे उसने प्राइवेट सेक्टर में बांटना शुरू कर दिया, प्राइवेट क्षेत्र को बेचना शुरू कर दिया। तो उदार नीतियां बनाई गई, सरकार का जो हस्तक्षेप था उसको कम कर दिया गया, निजीकरण के लिए रास्ता खोल दिया गया कि विदेशी कंपनियां यहाँ आ सकती हैं और पैसा लगा सकती हैं। वैश्वीकरण कर दिया, पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी इससे पहले एक क्लोज इकोनॉमी की तरह थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, हर कोई देश में आसानी से फैक्ट्री नहीं लगा सकता था, या देश के अंदर का आदमी बाहर विदेशों से आयात नहीं कर सकता था वस्तुओं का। तो इस प्रकार से बाद में, क्योंकि जब यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 90-91 में, तो इसी इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई भारत सरकार ने 8वीं योजना के अंतर्गत। और उसी का परिणाम देखने को मिला कि हमारा जो विकास का लक्ष्य था 5.6 की जगह वो प्राप्त हो गया 6.7, काफी आगे हमको प्राप्त हुआ। ओके, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मुख्य ध्येय और क्या, वही तो हमने बात कही कि इसमें ये लागू किए गए। मुख्य ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था? वो था मानव संसाधनों का विकास करना। मानव संसाधन अर्थात जो इंसान हमें, इसको संसाधन माना गया है कि मानव पूंजी का निर्माण करना, और मानव को पूंजी में कब बदला जा सकता है? तो मानव को संसाधन मानकर उसके विकास करने के लिए सबसे पहले चाहिए शिक्षा। यदि अनपढ़ व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। इसलिए देश के नागरिकों को शिक्षा देनी है। तो मानव संसाधन के विकास का जो पहला बिंदु है, किससे हम विकास करेंगे इंसान का, उसकी बुद्धि को कैसे बढ़ाएंगे, उसकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए चाहिए एजुकेशन। ठीक है, चाहे प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक की बात हो रही है। उसके बाद शिक्षा भी मिल गई उसको, स्वास्थ्य चाहिए उसको, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर भी बन गया, पायलट बन गया और बीमार हो गया। ठीक है, और हॉस्पिटल नहीं है तो जाएगा कहाँ? तो बीमार हो गया वो जहाज थोड़ी उड़ाएगा। ये वो डैम का इंजीनियर है, मशीन ठीक थोड़ी करेगा। ओके, या कहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र में या चाहे शिक्षक है, ठीक है, तो उस काम को नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए स्वास्थ्य उसका बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए हॉस्पिटल खोलने की बात यहाँ पे आई कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे। फिर साथ में है रोजगार।
क्योंकि हर योजना में रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार का सृजन करना है, कि रोजगार जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारे देश की इतनी बड़ी जो विशाल जनसंख्या है, उसको गरीबी से कुछ निजात दिलाई जा सकती है। तो रोजगार भी यहाँ पे फोकस था, अर्थात मानव संसाधनों का विकास इस योजना का मुख्य फोकस था। और मानव का विकास कैसे होता है, वो पढ़ लिख कर होता, शिक्षा से, उसका स्वास्थ्य से, उसको रोजगार देकर प्राप्त होता है। अगला आता है, यहाँ पे क्या कहा गया, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण, अर्थात सरकार ने प्राथमिक शिक्षा जो थी वो सबके लिए सरकार मुफ्त कर दी कि आप आइए स्कूल में पढ़िए, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया सार्वजनिकीकरण प्राइमरी एजुकेशन का। अब बात आती है अब तक की सबसे सफल योजना, यानी कि इससे पहले 8 से पहले हम 7 योजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो 8वीं पंचवर्ष योजना थी, वह इनसे पहले जितनी भी योजनाएं चली, उनमें से सबसे सफल जो योजना थी, वह थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्योंकि यहाँ पे देखिए विकास का लक्ष्य हम पहले बता चुके हैं 5.6 था और प्राप्त हुआ 6.7 का। ओके। और दूसरा, यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई उस समय, जो देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, इनको भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी एकदम से कैसे हो गई, खुली इकोनॉमी हो गई, और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश का विकास तेजी से बढ़ा। हमारे देश का विकास क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। तो आज हमने क्या कवर किया इस टॉपिक में, आज इस टॉपिक में हमने कवर किया, क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है और वो चल रहा है भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा 5वीं पंचवर्ष योजना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 6वीं पंचवर्ष योजना, 6वीं पंचवर्ष योजना कब लागू होनी थी, बाद में लागू होनी थी, लेकिन जो 5वीं पंचवर्ष योजना थी उसने 79 तक चलना था, लेकिन 78 अर्थात केवल 4 वर्ष तक यही योजना चली। कितने वर्ष तक चली, अर्थात 5वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल 4 वर्ष रहा। क्यों रहा, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो जब भी देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो सरकार अपने अनुसार ही योजना बनाती है, ठीक है। तो वो लेके आए हमने 1978 से लेकर 83 तक योजना बनानी है, और वो होगी अनवरत योजना, उसको रोलिंग प्लान का नाम दिया गया, और उसमें उपाध्यक्ष बनाया गया आपका डीटी लकड़वाला को। लेकिन क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो चली गई, और 1980 में पुनः जो एंट्री हुई इंदिरा गांधी की हुई, ठीक है। तो फिर इसी को 6वीं पंचवर्ष योजना में ले लिया गया। तो 6वीं पंचवर्ष योजना की सारी बातें हमने आपको यहाँ पर बताई। इसी प्रकार से हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यहाँ पे बताया 7वीं पंचवर्ष योजना के बारे में, ओके। उसके बाद आपको बताया कि 8वीं पंचवर्ष योजना शुरू होनी थी, ठीक है, 90 से, लेकिन 90 91 में 91 92 में देश में जो आर्थिक संकट था वो विकट रूप ले चुका था, इसलिए पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पैसा ही नहीं था, देश के पास पैसा ही नहीं था, वहाँ तो उधार लेने के लाले पड़ गए थे, ओके। फिर उसके बाद जब यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव देश के फुल प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने क्या किया, 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू किया, और यहीं पर इनके द्वारा पहली बार भारत के अंदर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, और भारत के जो दरवाजे थे व्यापार के लिए दुनिया के देशों के लिए खोल दिए गए, ओके। और तब जाके यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ अन्य योजनाओं की तुलना में, और यहाँ पर जो फोकस था मुख्य रूप से वो था कि मानव संसाधनों का विकास करना है, इंसान का विकास करना है। इंसान का विकास करने के लिए क्या चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, इन चीज़ों पर फोकस किया गया था।